काशीपुर के उस मिट्टी की कच्ची दीवारों वाले उस कमरे में उदासी पसरी हुई थी। कोने में रखी एक पुरानी खाट पर रामू काका लेटे हुए थे। तेज बुखार से उनका तपता शरीर अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी और सांसों की गति एक टूटी हुई माला की तरह उखड़ रही थी। पास ही उनकी दो बेटियां राधा और रानी पत्थर की मूरत बनी खड़ी थीं। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके दुपट्टे को भिगो चुके थे। बेटी, देख रही हो, ये भगवान भी कैसा क्रूर खेल खेलता है। तुम्हारी माँ को तुम्हारे बचपन में ही छीन लिया और अब जब तुम जवानी की दहलीज पर खड़ी हो तो मैं तुम्हें इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मैं मजबूर हूं। मुझे दिख रहा है वो काल का साया, यमराज के दूत मुझे पुकार रहे हैं। राधा जो बड़ी थी, उसने साहस बटोरकर अपने पिता से बोली, पिताजी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? चुप हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। बस ये बुखार की तपिश है, सुबह तक आप भले चंगे हो जाएंगे। बस अपनी हिम्मत मत हारिए। लेकिन छोटी बहन रानी का सब्र जवाब दे गया। वो बदहवास होकर चीख पड़ी, दीदी, देखो तो पिताजी का शरीर कैसा पीला पड़ रहा है। दीदी, कुछ करो ना, किसी वैद्य को बुलाओ, किसी को भी बुला लाओ। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रामू काका ने एक लंबी और भारी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे उन्होंने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो। नहीं रानी, किसी को मत बुलाओ। जब अंत समय आता है तो इंसान को खुद ही आभास हो जाता है कि अब बुलावा आ गया है। मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनना। मैंने गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरा बस चले तो मैं इस कर्ज को अपने साथ ले जाता, पर मजबूर हूं। हो सके तो उसे चुका देना, बस इतना ही। इतना कहते ही रामू काका के गले से एक हल्की सी घरघराहट निकली और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कमरा एक झटके में शमशान जैसी शांति में डूब गया, जिसे कुछ ही पलों बाद दोनों बहनों की चीखों ने चीर दिया। गांव वालों ने मिलकर रामू काका का अंतिम संस्कार कर दिया। चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि दोनों अनाथ बहनें अपने सूने घर में बैठी पिता की यादों में डूबी थी। तभी दरवाजे पर भारी जूतों की आहट सुनाई दी। गांव का क्रूर जमींदार अपने दो लठैतों के साथ घर के आंगन में बिना पूछे दाखिल हुआ। अरे ओ लड़कियों, विलाप बंद करो और बोरिया बिस्तर समेटना शुरू करो। ये घर खाली करो। राधा और रानी सहम कर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जमींदार साहब, अभी तो बाबूजी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। हमें पता है उन्होंने आपसे कर्ज लिया था, पर आपने तो 1 महीने का समय दिया था ना। अभी तो पूरा महीना बाकी है। समय? कैसा समय? कौन कहता है कि 1 महीना बचा है? जाकर अपने उस मक्कार चाचा से पूछो जो तुम्हारे बाप के साथ गवाह बनकर आया था जब उसने पैसे लिए थे। उसने साफ कहा था कि फसल कटते ही पैसे वापस होंगे, और फसल कट चुकी है। आप मेरे चाचा की बात कर रहे हैं? वो इंसान तो बाबूजी के मरने पर हमारी चौखट तक नहीं आया। हम उनकी बात क्यों माने? बाबूजी ने मरते वक्त खुद कहा था कि समय है। मुझे तुम्हारी पारिवारिक कलह से कोई मतलब नहीं है। मरते हुए आदमी की बातों की कोई कीमत नहीं होती, कागज की कीमत होती है। खैर, मैं भी इंसान हूं। तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त और देता हूं। या तो 7 दिनों में मेरे पैसे चुका दो, वरना इस घर की एक एक ईंट नीलाम कर दूंगा। याद रखना, जमींदार की जुबान पत्थर की लकीर होती। इतना कहकर जमींदार अपने चमचों के साथ वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया उन 2 लड़कियों की बेबसी और एक ऐसा बोझ जिसे उठाना उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। रात गहरी हो चुकी थी।
चिमनी की हल्की रोशनी में राधा ने देखा कि रानी कोने में दुबक कर रो रही थी। चुप हो जा रानी, रोने से जमींदार का दिल नहीं पसीजेगा। हमें कुछ करना होगा। क्या करेंगे दीदी, हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं। इतना बड़ा कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? क्या हम सच में बेघर हो जाएंगे? नहीं, ये घर हमारे बाबूजी की निशानी है। इसे हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। 7 दिन है हमारे पास। हम मेहनत करेंगे, लोगों से मदद मांगेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। रामू काका की मृत्यु का दूसरा दिन था। घर के आंगन में अभी भी मातम की गंध बाकी थी। राधा और रानी एक दूसरे का हाथ थामे बैठी थीं, जैसे एक दूसरे की हिम्मत को थामने की कोशिश कर रही हों। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की धमम सुनाई दी। ये उनके सगे चाचा और चाची थे, वही लोग जो कल तक अंतिम संस्कार में आने से कतरा रहे थे। चाचा ने चेहरे पर बनावटी दुख ओढ़ रखा था, जबकि चाची की नजरें घर के कोनों को ऐसे टटोल रही थीं, जैसे वो पहले ही यहाँ के सामान की कीमत लगा चुकी हों। बेटी, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। रामू भैया इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे, ये कभी सोचा ना था। मुझे बहुत दुख है। राधा ने अपनी सूजी हुई आंखों से चाचा को देखा। वो जानती थी कि ये दुख महज एक मुखौटा है। चाची, जो स्वभाव से ही लालची और तीखी जुबान वाली थीं, सीधे मुद्दे पर आ गईं। देखो लाडो, दुख अपनी जगह है और पेट अपनी जगह। तुम्हारे ऊपर जमींदार का कर्ज है और तुम 2 अकेली लड़कियां क्या करोगी? मैंने पटवारी से बात कर ली है, हम जमीन की अदला बदली कर लेते हैं। वो जो गांव के पीछे वाली सूखी और पथरीली जमीन है वो तुम रख लो और ये घर से लगी उपजाऊ जमीन हमारे नाम कर दो। हम उसके बदले जमींदार को थोड़ा बहुत समझा देंगे। ये सुनते ही राधा के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। वो फफक कर चिल्ला पड़ी। चाची, आपको शर्म नहीं आती? मेरे बाप ने अपनी जवानी झोंक दी उस जमीन को सोना बनाने में। कड़ी धूप में पसीना बहाकर, रातों को जागकर उन्होंने उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया था, और आज उनके जाते ही आप उस पर अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठी हैं। आप उस जमीन को छीन लेना चाहती हैं जो हमारी एकमात्र उम्मीद है। चाचा का बनावटी दुख पल भर में गायब हो गया। उनका लहजा अब धमकी भरा था। जुबान संभाल के बात कर रहा था। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो कानून के हाथ लंबे हैं। फिर कचहरी के चक्कर काटोगी, पटवारी को पैसे खिलाओगी, उतना पैसा लाओगी कहां से? तब ये जमीन तो जाएगी ही, तुम दोनों भी सड़क पर आ जाओगी। कुछ और कहती, इससे पहले रानी बोल पड़ी। दीदी, रहने दो। जिसे ले जाना है ले जाने दो। चाचा जी, अगर आपको लगता है कि भाई की मौत के बाद उनकी अनाथ बेटियों का हक मारकर आप सुखी रहेंगे, तो ले जाइए वो जमीन, ले जाइए वो उपजाऊ मिट्टी। भगवान सब देख रहा है, वो हिसाब करेगा। भगवान? अरे छोकरी, भगवान कुछ नहीं देखता। इस दुनिया में सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। ताकत और चालाकी ही सब कुछ है। चलो जी, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, पटवारी इंतजार कर रहा होगा। इतना बोलकर वे दोनों वहां से ऐसे निकले जैसे किसी बड़ी जीत का जश्न मनाने जा रहे थे। रानी, तूने उन्हें मना क्यों नहीं किया? वो जमीन हमारी आजीविका थी। दीदी, जो अपने भाई की लाश का कफन भी नहीं देख पाए, वो जमीन की मिट्टी क्या छोड़ेंगे? आज हमें जमीन से ज्यादा अपनी जान और इस घर की इज्जत बचानी है। 7 दिन बाद जमींदार आएगा। हमें उस सूखी जमीन पर ही कुछ करिश्मा करना होगा। अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों बहनों ने अपने भविष्य का फैसला किया। घर में अन्न का दाना नहीं था और सिर पर कर्ज की तलवार लटकी थी। रानी, बैठकर रोने से पेट नहीं भरेगा। मैं जमींदार के पास जा रही हूँ। सुना है उन्हें अपने महल जैसे घर के लिए नौकरों की जरूरत है। मैं वहां काम करूंगी ताकि कम से कम बाबूजी का कर्ज तो उतर सके। दीदी, आप इतना कष्ट सहेंगी? पर ठीक है, मैं खाली नहीं बैठूंगी। मैं उस सूखी जमीन पर जाऊंगी जो चाचा ने हमें दी है। मैं देखूंगी कि वहां कुछ हो सकता है या नहीं। राधा जमींदार की हवेली पहुंची। जमींदार साहब, मैं काम की तलाश में आई हूँ। मैं आपकी हवेली का सारा काम करूंगी।
झाड़ू, पोंछा, बर्तन, सब कुछ। बस इसके बदले आप बाबूजी का कर्ज माफ कर दीजिएगा। अच्छा, तो रामू की बेटी अब गुलामी करेगी? ठीक है, मुझे मंजूर है, पर याद रखना, अगर काम में जरा भी कोताही हुई तो ब्याज बढ़ता जाएगा। उधर रानी उस बंजर खेत में खड़ी थी। दूर दूर तक सिर्फ फटी हुई मिट्टी और कंकड़ थे। उस पूरे खेत के बीचों बीच एक पुराना ठूठ जैसा सूखा पेड़ खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से प्यासा हो। रानी को उसे देखकर बड़ी दया आई। बेचारा पेड़, इसे किसी ने प्यार से पानी तक नहीं दिया। ये सूखा नहीं है, बस प्यासा है। वो दूर कुएं से घड़ों में पानी भर भर कर लाने लगी और उस सूखे आम के पेड़ की जड़ों में डालने लगी। शाम को जब राधा थकी हारी घर लौटी तो दोनों बहनें आंगन में बैठीं। दीदी, वो सूखा पेड़, मुझे लगता है अगर मैं रोज उसे पानी दूं तो वो एक दिन जरूर फल देगा। पागल मत बन रानी, सूखा पेड़ कभी फल नहीं देता। पत्थर से दूध निकालने जैसी बातें मत कर। अब तू खेत नहीं जाएगी, बस घर पर रह। मैंने जमींदार से बात कर ली है, मैं अकेले काम करके कर्ज चुका दूंगी। अगला दिन आया। राधा काम पर चली गई। रानी घर पर थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सूखा पेड़ उसे आवाज दे रहा हो। वो अपनी दीदी की बात नहीं टालना चाहती थी, पर उसकी ममता उसे खींच ले गई। वो फिर से चुपके से खेत पहुंची और उस सूखे पेड़ को पानी देने लगी। हफ्ता बीत गया। रानी रोज छिपकर उस पेड़ की सेवा करती रही। 7वें दिन जब जमींदार के कर्ज की मोहलत खत्म होने वाली थी, राधा ने रानी से कहा, रानी, आज 7 दिन हो गए। चल उस बंजर जमीन को देख आए। शायद वहां कुछ घास फूस ही उगाई हो जिसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। जब दोनों बहनें खेत पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सूखा मरियल पेड़ आज एक विशाल, हरा भरा और घना आम का पेड़ बन चुका था। उसकी टहनियां फलों के बोझ से जमीन को छू रही थीं। हजारों रसीले और सुनहरे आम उस पर लदे थे। ये कैसे मुमकिन है? रानी, ये वही सूखा पेड़ है। ये तो कोई चमत्कार है। मैंने कहा था ना दीदी, प्यार और पानी मिले तो पत्थर भी जी उठता है। देखो, बाबूजी के आशीर्वाद ने सूखे पेड़ को जान दे दी। दोनों बहनों ने देखा कि बहुत सारे पके हुए आम नीचे गिरे पड़े थे। उनकी खुशबू पूरे खेत में महक रही थी। रानी, हम इन आमों को बेचकर न सिर्फ कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि अपनी गरीबी भी दूर कर सकते हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। दोनों बहनों ने फुर्ती से काम शुरू किया। उन्होंने जमीन से आम उठाए और अपनी बड़ी बड़ी बांस की टोकरियों में सहेजकर रखना शुरू किया और उसे घर लेकर आईं। राधा और रानी घर के अंदर बैठी उन चमकते हुए आमों को देखकर सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थीं। तभी बाहर से एक भारी और शांत आवाज गूंजी, भिक्षामदेही, कोई है बच्चा? इस भूखे साधु को कुछ भिक्षा दे दो। राधा ने चौंक कर रानी की तरफ देखा। रानी, जरा बाहर जाकर देख तो, कोई साधु महात्मा आए हैं। खाली हाथ ना जाएं, देख क्या दे सकते हैं हम। रानी बाहर गई और देखा कि एक तेजस्वी साधु बाबा खड़े हैं। उनकी आंखों में गजब की शांति थी। बाबा प्रणाम। बाबा, घर में अन्न तो नहीं है, पर ताजे आम है। अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप आम खाएंगे? बेटा, भूख बहुत जोरों की है। जो भी प्रेम से दोगी वही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। रानी दौड़कर अंदर गई और राधा को सब बताया। दोनों बहनें मिलकर आमों से भरी वो भारी टोकरी उठाकर बाहर आईं और साधु के चरणों में रख दी। बाबा, आप जितने चाहे उतने आम ले लीजिए। हमें खुशी होगी कि आप तृप्त हो जाएं। साधु बाबा ने आमों की ओर देखा भी नहीं, बल्कि उन दोनों बहनों के चेहरे को देखा।
उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। बेटा, तुम्हारी उदारता देखकर मेरा मन भर गया। मैं तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे दुखों को जान गया हूं। सुनो ध्यान से, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। पर याद रखना, दुनिया बड़ी जालिम है। अगर लोगों को इस चमत्कार का पता चला तो वे इसे छीन लेंगे। राधा और रानी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। आज के बाद ये पेड़ तुम्हें दिन में फल नहीं देगा। अब से ये पेड़ सिर्फ रात की खामोशी में फल देगा। कल से तुम दोनों रात के ठीक 12 बजे खेत जाना। वहां तुम्हें गिरे हुए आम मिलेंगे। उन्हें चुपचाप समेट कर घर लाना और दिन होते ही बाजार में बेच देना। मुझे फल नहीं चाहिए थे, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। खुश रहो बेटियों। इतना कहकर साधु बाबा ने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते ओझल हो गए। दोनों बहनें अवाक रह गईं। साधु की बात मानकर दोनों बहनों ने तय किया कि वे अभी वाले आम बाजार ले जाएंगी। दोनों ने सिर पर टोकरियां रखीं और गांव के बाजार की ओर चल पड़ीं। बाजार में आमों की चमक ऐसी थी कि जो भी देखता खिंचा चला आता। अरे बेटी, ये आम है या सोना? कैसे महक रहे हैं? क्या भाव दिया? बस 50 रुपए किलो बाबा। हम बस उतना कमाना चाहते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके और कर्ज उतर जाए। इतने सुंदर आम और इतना कम दाम। मुझे 5 किलो दे दो, मुझे 10 किलो दे दो। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे उन आमों को खरीदने के लिए। आधे घंटे के भीतर ही दोनों टोकरियां खाली हो गईं और राधा का आंचल पैसों से भर गया। घर लौटकर दोनों बहनों ने उन पैसों को अपने पिता की तस्वीर के सामने रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी देखिए, आज आपकी मेहनत और रानी की श्रद्धा रंग लाई। हमने आज इतनी कमाई की है जितनी शायद महीने भर में भी नहीं होती। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। बहुत जल्द मैं जमींदार के मुंह पर उसके पैसे फेंक दूंगी और हम शान से जिएंगे। हाँ पिताजी, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल रात से हम फिर खेत जाएंगे और उस जादुई पेड़ का उपहार लेकर आएंगे। समय का चक्र घूमने लगा था। साधु के कहे अनुसार राधा और रानी अब रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सोती थी, तब हाथ में लालटेन और टोकरी लेकर उस बंजर खेत की ओर निकल पड़ती थीं। रात के 12 बजते ही उस जादुई पेड़ से एक धीमी सी रोशनी निकलती और टप टप करके शहद जैसे मीठे आम जमीन पर गिरने लगते। हफ्ता बीत गया। राधा अब जमींदार के घर काम करने नहीं गई। उधर जमींदार अपनी हवेली में गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसे लगा था कि गरीबी राधा को उसके पैरों में झुका देगी, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। अगली सुबह जमींदार अपने लठैतों के साथ राधा के घर के बाहर आ धमका और चिल्लाकर बोला, अरे ओ राधा, दिमाग ठिकाने है कि नहीं? तुझे काम पर रखा था और तू 7 दिनों से गायब है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है। अगर काम नहीं करना तो अभी के अभी मेरे सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर, वरना आज ही तेरा घर नीलाम होगा। भीड़ जमा हो गई थी। सबको लगा था कि राधा आज फिर गिड़गिड़ाएगी, पर राधा शांति से अंदर गई और पैसों की गड्डी लेकर बाहर आई। उसने वो जमींदार को दे दिए। ये पकड़िए अपने पैसे। इसमें आपका मूल और ब्याज दोनों है। और सुन लीजिए जमींदार साहब, आज के बाद मेरे दरवाजे पर पैर मत रखिएगा। हम गरीब जरूर हैं, पर लाचार नहीं। पैसे पाकर जमींदार सोच में पड़ गया। जो लड़कियां कल तक एक दाने को तरसती थीं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो कुछ बोलना चाहता था, पर राधा के स्वाभिमान के आगे उसकी जुबान सिल गई। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। महीने बीतते गए। राधा और रानी की मेहनत और उस जादुई पेड़ की कृपा से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने कच्चे घर की जगह एक सुंदर पक्का घर बनवा लिया था। जब ये खबर उनके लालची चाचा चाची तक पहुंची, तो उनके सीने पर सांप लौटने लगे। अरे सुनिए जी,
देखा आपने, वो कल की छोकरियां आज पक्के मकान में रह रही हैं। जरूर कुछ काला कारनामा कर रही हैं। लालच ने उन्हें मजबूर किया और वे दोनों मीठी मुस्कान ओढ़कर राधा के घर पहुंचे। बेटा राधा, रानी, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते थे। देखो, मैं तुम्हारी वो उपजाऊ जमीन वापस करने आया हूँ। हम तो अपने हैं ना, अपनों से कैसी नाराजगी। राधा और रानी चुप रहीं। वे समझ रही थीं कि ये ममता नहीं बल्कि पैसों की खनक का असर है। तभी चाची की नजर कोने में रखी आमों की भरी हुई टोकरी पर पड़ी। इस बेमौसम के वक्त में इतने रसीले आम देखकर उसका माथा ठनका। इतनी ठंड और बेमौसम में ये आम, और वो भी इतने ताजे। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। घर लौटकर चाचा चाची ने योजना बनाई। शाम ढलते ही वे दोनों राधा के घर के पास झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही रात के 12 बजे राधा और रानी दबे पांव खेत की ओर निकली। चाचा चाची साए की तरह उनके पीछे हो लिए। खेत पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो सूखा पेड़ अब रात के अंधेरे में चांदी की तरह चमक रहा था और उससे सोने जैसे पीले आम गिर रहे थे। दोनों बहनें आम बीनकर खुशी खुशी घर लौट गईं। जैसे ही वे गईं, चाचा चाची पेड़ के नीचे दौड़कर पहुंचे। अरे वाह, ये तो अलादीन का चिराग मिल गया। अब हमें मजदूरी करने की जरूरत नहीं। पर उन्होंने देखा कि जमीन पर एक भी आम नहीं बचा था। इसका मतलब ये पेड़ सिर्फ रात को फल देता है। कल हम इन लड़कियों से पहले आएंगे और सारा माल हमारा होगा। अगली रात अभी 12 बजने में वक्त था। चाचा चाची कुल्हाड़ी लेकर खेत पहुंच गए। वे चाहते थे कि आज वे सिर्फ फल नहीं बल्कि इस पेड़ का रहस्य ही खत्म कर दें या सारा धन एक साथ निकाल लें। पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ बिल्कुल शांत था। एक भी फल नहीं गिरा। लगता है ये पेड़ हमें पहचान गया है। अगर ये फल नहीं देगा तो मैं इसे काट डालूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जैसे ही चाचा ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का पहला वार किया, आसमान में बिजली कड़की। वो हरा भरा पेड़ अचानक काला पड़ने लगा। उसकी टहनियां लंबी लंबी उंगलियों जैसी हो गईं और तने से एक भयानक राक्षस का चेहरा उभर आया। लालची इंसानों, जिसने जीवन दिया तुमने उसी पर वार किया। रानी की ममता ने मुझे पुनर्जीवित किया था, पर तुम्हारे लालच ने मेरे भीतर के असुर को जगा दिया है। चाचा चाची चीखने लगे, भागने की कोशिश की, पर राक्षस की लंबी टहनियों ने उन्हें दबोच लिया। उनकी लालची आंखों में आखिरी बार वही चमक थी जो अब खौफ में बदल चुकी थी। राक्षस ने एक ही झटके में उन्हें निगल लिया। देखते ही देखते वो राक्षस वापस एक शांत पेड़ बन गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, ये थी राधा और रानी की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और श्रद्धा से सूखे पेड़ भी फल देने लगते हैं, लेकिन जब इंसान के भीतर लालच का बीज उगता है तो वो उसे विनाश की ओर ले जाता है। कुदरत हर किसी का हिसाब रखती है, चाहे वो ममता हो या लालच।